कर दिया मैंने स्टार्ट। ओके ऑन। अच्छा ये मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ तो some slang. Derivation, programming languages, component symbols. अच्छा arithmetic expressions बताना क्या होती हैं? Simply expressions, plus minus divide. Simply mathematical जो expressions होती हैं उसको क्या कहते हैं? Arithmetic expressions. उससे कुछ operators होते हैं जैसे कि ये operands पता है ना क्या होता है? जो कि numbers हमारे क्या होते हैं? Operands होते हैं. Parentheses, brackets और function call जैसे कि math में sin और cos वगैरह. हाँ। ठीक है. प्राइमरी डिज़ाइन इश्यूज फॉर अच्छा कुछ इश्यूज हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेटर के प्रेसिडेंस क्या होने चाहिए एसोसिएटिविटी रूल्स क्या होने चाहिए ऑपरेंड इवैल्यूएशन की क्या ऑर्डर होना चाहिए आर देयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑपरेंड इवैल्यूएशन साइड इफेक्ट्स अभी आगे आएगा डज द लैंग्वेज अलाउ यूजर डिफाइंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी अब श्योर श्योर आगे आएगा ऐसे ऊप में था what type of mixing is allowed in expressions ये probably 6 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस चैप्टर में तो सबसे पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूनरी पता है ना कल हाँ। डिस्कस किया था यूनरी एक एक का ऑपरेंड वाले ऑपरेटर को यूनरी कहते हैं फिर बाइनरी जिसमें सिर्फ दो ऑपरेंड होता है और इनफिक्स नोटेशन वैसे ऑपरेटर में दो ही होता है इनफिक्स नोटेशन पता है क्या होती है इनफिक्स नोटेशन हाँ। एक होती है प्रीफिक्स पोस्टफिक्स और इनफिक्स इनफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर बीच में होता है दो ऑपरेंड्स के प्रीफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले होता है और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में होता है जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले है ठीक फिर टर्नरी ऑपरेट्स ऑन थ्री ओके एक ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं जो कि तीन ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं यानी कि तीन नंबर्स पे काम कर रहे हैं सील बेस्ड लैंग्वेजेस में आई हैव नो आइडिया कि क्या करते हैं आगे देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर जब आएंगे तो देखेंगे सही है। ऑपरेटर एवैल्यूएशन ऑर्डर प्रेसिडेंस रूल प्रेसिडेंस टिपिकल प्रेसिडेंस लेवल पैरेंथेसिस यूनरी स्क्वायर बेसिकली टिपिकल प्रेसिडेंस लेवल बताई हुई है सबसे हाईएस्ट किसकी होती है ब्रैकेट में और फिर यूनरी की और फिर स्क्वायर और फिर डिवाइड मल्टीप्लाई और फिर फाइनली प्लस माइनस की सही है। ठीक है ठीक है अच्छा ऑपरेटर प्लस एंड माइनस हैव द सेम प्रेसिडेंस लेवल पता है हमें एसोसिएटिविटी डिफरेंस द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस ये बताया था लास्ट टाइम मैंने राइट कि ऑपरेटर्स सॉरी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में क्या फर्क है ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है वो बताता है कि किस ऑपरेटर की कितनी ज़्यादा वैल्यू वैल्यू तो नहीं प्रेसिडेंस है और एसोसिएटिविटी बताते हैं कि जब तुम्हारे पास दो सेम लेवल के प्रेसिडेंस दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हों तो वो किस ऑर्डर में एवेल्युएट हो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो सही सही है। तो ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हो रहा है एग्जांपल्स बताई हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या क्या बताता है किस टाइप के वो हो एसोसिएटिविटी किस टाइप की हो कौन बताता है। समझा नहीं मैं सवाल क्या आप कह रहे थे ना कि कोई कुछ बताता है कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी है या राइट एसोसिएटिविटी है कुछ कौन बताता बताता नहीं है। है ये एसोसिएटिविटी डिफाइन करती है जब तुम्हारे पास दो ऑपरेटर्स सेम प्रेसिडेंस के हों तो एसोसिएटिविटी बताती है हमारी कि लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा फॉर एग्जांपल ये सेम सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं सेम प्रेसिडेंस के हाँ प्लस और माइनस हाँ। तो ये लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा यानी कि a माइनस बी प्लस सी होगा या फिर c प्लस बी माइनस ए होगा ये कौन इवैल्यूएट करेगा ये तुम्हारे एसोसिएटिविटी रूल इवैल्यूएट करेंगे लैंग्वेज के कि वो लेफ्ट तुम्हारी हमारी लैंग्वेज लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है सही है अच्छा जो सही हमारे है। पास पाइथन है वो लेफ्ट ले- एसोसिएटिव होती है जहाँ तक मुझे याद है और जावा भी सही लेफ्ट ओके ही है। होती है ना। लेफ्ट जावा टू भी राइट। लेफ्ट ही होती होगी ज़्यादातर लेफ्ट टू राइट ही होती है बिकॉज जिन्होंने बनाई है वो इंग्लिश वाले हैं और इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अच्छा ऑपरेट ऑपरेशंस लाइक एडिशन और एसोसिएटिव ठीक है कैन बी री और अच्छा ठीक है कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एसोसिएटिव होते हैं कि जिनका ऑर्डर रीजम्बल कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा राइट मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ या सी प्लस बी प्लस ए करूँ या बी प्लस सी प्लस ए करूँ कोई फर्क नहीं पड़ना ओके हाँ। कंपाइलर रीऑर्डरिंग मैनी कंपाइलर्स ऑप्टिमाइज reordering expression for efficiency
एसोसिएटिव। कुछ कंपाइलर्स क्या करते हैं कि हमारे पास बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, सही है, तो वो क्या कर देंगे, कंपाइलर्स ऑप्टिमाइज करेंगे उस लाइन को कि वो एसोसिएटिव बना देंगे, मतलब रीऑर्डर करके कुछ ऐसे लिख देंगे कि इससे आउटपुट भी चेंज ना हो रहा, हमारा रिजल्ट चेंज ना हो रहा, और साथ साथ हमारे पास वो एसोसिएटिव भी हो जाए कि लेफ्ट टू राइट भी सेम चीज़ हो और राइट टू लेफ्ट भी सेम चीज़ एवेलुएट हो रही हो। ओके, मैं आगे बढ़ते रहूँगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। लिमिटेशंस एंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। ओके, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, डेसिमल वैल्यू, राइट, तो उसकी लिमिटेशंस हैं। कंप्यूटर्स approximate floating point operations which can lead to non-associative results। हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को, यानी कि अप्रॉक्सीमेट का मतलब पता है ना, एक्चुअल परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक वैल्यू है, पाए पाए में कितने डिजिट्स होते हैं डॉट के बाद, 1.423 होते हैं ना। 3 3। नाइस यार, वो हम लोग राउंड ऑफ करके 3 लेते हैं, एक्चुअली कितने होता अच्छा, है? 4। 7-8 होते हो। सर्च कर लो। भैया बहन ये क्या मालूम हमें। पाए मैथ डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल, देख लो कितने होता है। अस्तगफुरुल्लाह। 39 डेसिमल प्लेसेस जो कि हम लोगों ने फाइंड किए अभी तक। एक्चुअली अच्छा। इसके इन्फिनिट डेसिमल तुम्हारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, सही है। ठीक है। तो पॉइंट है कि जब कंप्यूटर रिप्रेजेंट करेगा तो वो लेट्स सपोज अगर यहाँ तक कर रहा है 3.142, दैट्स एन अप्रॉक्सीमेशन, दैट्स नॉट द एक्चुअल वैल्यू। अगर हम वो कंप्यूटर यहाँ तक भी कर देता है दैट्स आल्सो एन अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि इसके आगे भी तो है, वो इन्फिनिट तक जा रहा है, राइट। तो इस केस को अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कह रहे हैं कि कुछ समवट राउंड ऑफ करना को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कह रहे हैं, सही है। सही है। ओके, एग्जांपल ऑफ नॉन एसोसिएटिव एडिशन। ये एग्जांपल है नॉन एसोसिएटिव की। For a plus b plus c plus d, if a large positive values and b at a large negatives, reordering application may cause overflow. This makes some floating point oh, okay. अच्छा, ओवरफ्लो पता है क्या होता है? नहीं बताओ। हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो ऑब्वियसली कुछ बिट्स की होती है, राइट। लेट्स सपोज 32 बिट की होती है, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा रिप्रेजेंट हो सकता है इससे, या 64 बिट की भी होती है, चलो। तो 2 की पावर 64 क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लेट्स सपोज इतना होता है, ठीक है। सही है। तो ये एग्जांपल जो बताई हुई है वो किसकी बताई हुई है, नॉन एसोसिएटिव एडिशन की। क्या मतलब है इसका, कि ये कैसी एडिशन है कि इसके अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये तो प्लस ही है, हाँ। तो हो ऐसे सकता है तुम्हारे पास, लेट्स सपोज तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू मेमोरी में इतनी आ सकती है, ठीक है। सही है। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो ओवरफ्लो कहलाती है। तुम्हारे पास ए जो है वो है ये, सही है, इससे थोड़ा कम है। बी जो है वो ये है, सही है। सी जो है वो ये है, और डी जो है वो ये है, ठीक है। सब बहुत लार्ज नंबर्स हैं। ओके, अब अगर मैं ये कर देते हैं, सही है, अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो पहले क्या आ जाएगा, a प्लस बी करने से अगर ये दोनों लेट्स सपोज सेम नंबर्स है, तो जूम इन करने के लिए याद दिला दिया करो, 0। 0 आ जाएगा, राइट। तो रिजल्ट 0 आ गया। फिर 0 में दोबारा से ही प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, राइट। और फिर जी। दोबारा से ही प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। 0। ये मैंने किस ऑर्डर में वैल्यूड किया है, ए बी सी डी। अब लेट्स सपोज इस सिनेरियो में मैं ए और डी को पहले प्लस करता हूँ और फिर बाद में सी और बी और सी को माइनस करता हूँ। तो मैंने ए को प्लस किया डी से,
मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ सकती है, लेट्स अज्यूम कि ये दोनों सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो सेम है सही। उसमें। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, लेट्स सपोज ए इन दोनों को प्लस करके आनी चाहिए थी ये, हम्म। लेकिन सिंस हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है तो आ रही है इतनी। सही है। सही है, हम्म। ओवरफ्लो। ओके, जब इतनी आ गई, इतनी में मैं ए प्लस डी किया और फिर माइनस बी माइनस सी, जब मैंने ये दोनों किए तो फिर क्या आ जाएगी, तो फिर फाइनल रिजल्ट ये आ रहा होगा हमारे पास। माइनस माइनस, हाँ। तो ये नॉन एसोसिएटिव एडिशन की एग्जांपल है कि इस सिनेरियो में हमारे पास जो प्लस हो रहे हैं वो नौ उससे उसके ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है फाइनल रिजल्ट पर। ठीक है। ठीक है। Programmers can alter the precedence and associativity rules by placing parentheses and expressions. Obvious है, राइट? हाँ। अगर हमें पहले प्लस करवाना हो तो हम लोग उसके अराउंड ब्रैकेट लगा देंगे। parenthesize part has over, ठीक है, फॉर एग्जांपल although, ओके, बताया हुआ है कि ब्रैकेट से होता क्या है। ऑपरेटर evaluation order, Ruby expressions, expressions in libs, conditional expressions। ओके, अब ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक्चुअली तीन चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। ऑपरेटर evaluation order क्या है? The sequence in which program evaluates operands in an expression, ये मतलब है इसका। तो एक किस ऑर्डर में वो ऑपरेंड्स को evaluate कर रहा है किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है। सही है। ऑपरेंड है ना, ऑपरेंड पता है ना क्या होता है? ऑपरेंड्स वही होते हैं ना हमारे वैल्यूज, वो वेरिएबल्स होते हैं। Values। हाँ, वो जो ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे जो होता है हम्म। वो ऑपरेंड होता है। सही। तो वो किस ऑर्डर में evaluate हो रहा है, दैट्स योर ऑपरेंड evaluation order। वेरिएबल ऑपरेंड, वेरिएबल ऑपरेंड्स क्या है? वैल्यू इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। अच्छा, वेरिएबल ऑपरेंड्स कौन से हैं? क्योंकि सिंस वो वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स की एक्चुअली मेमोरी जो वैल्यूज स्टोर हुई हुई होती है कहाँ होती है, मेमोरी में होती है। तो वेरिएबल ऑपरेंड्स क्या हैं? वैल्यूज फेच फ्रॉम मेमोरी। कांस्टेंट ऑपरेंड्स, तुम्हारे पास जो कोई भी नंबर है, 5 हो गया या कोई डायरेक्ट मैंने स्ट्रिंग दे दिया जो कि कांस्टेंट है, राइट? तो वो may not require memory fetch, sometimes embedded in machine instructions, not important। Parenthesize expression, all operators within must be fully evaluated, the result is used as an operand। क्या लिखा हुआ है उसमें कि जो पैरेंथेसाइज एक्सप्रेशन होती है हम्म। उसको पहले इवैल्यूएट करना है कंप्लीटली, हाँ। और उसका जो रिजल्ट है वो इटसेल्फ एक ऑपरेंड होता है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ, ए मल्टीप्लाई ठीक बाई है, 10। सही है। मल्टीप्लाई 10 कर दो। तो पॉइंट है इसके पहले ये इवैल्यूएट होगा और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो फिर वो ऑपरेंड हो जाएगा ना अगले से वो मुझे। इसका नेक्स्ट वाले का ऑपरेंड बन जाएगा। ये बात लिखी है, सही है। ठीक है। हम्म। Order irrelevance if operands have no side effect, evaluation order does not affect result। side effects की बात आएगी। side effects क्या है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, when operand evaluation has side effects modifying variables, okay, the order of evaluation becomes significant एक as it बात, impacts the final outcome। ये जो कांस्टेंट ऑपरेंड्स में है, मेमोरी वाली चीज अलग बताई गई है, मशीन से इंस्ट्रक्शन एम्बेड हो रही है, ये क्या मतलब है? कहाँ लिखा है ये वेरिएबल ऑपरेंड्स? और वेरिएबल ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऐसे, ये, अब इनकी एक ही वैल्यू क्या है, वो कहाँ से फेच होगी, कहाँ से फेच होगी, मेमोरी हाँ, से फेच मेमोरी होगी। सही है, तो जो वेरिएबल ऑपरेंड्स लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, और कांस्टेंट ऑपरेंड्स है वो लिखा हुआ है इन मोस्ट केसेस तुम्हारे पास मेमोरी से फेच नहीं हो रही होती। अब ये नहीं लिखा हुआ उसमें कि कौन से केस में मेमोरी से फेच होगी, नॉर डू आई नो। ओके, अच्छा। और अब इसका मतलब जो है समटाइम्स एम्बेडेड इन मशीन इंस्ट्रक्शंस, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये मतलब। आई थिंक हाँ। अच्छा। अच्छा, साइड इफेक्ट्स क्या होता है? साइड इफेक्ट्स, एक सेकंड, मेरे ख्याल से मुझे मैंने ये वाली क्लास ली थी। ओके, एनीवे,
अच्छा, ऑर्डर इररेलेवेंस दो टर्म्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑर्डर इररेलेवेंस, इफ ऑपरेंड्स हैव नो साइड इफेक्ट्स evaluation order does not affect the result। तो इसको जानने के लिए हमें जानना है पहले कि साइड इफेक्ट होते क्या हैं। साइड इफेक्ट क्या है? when operand evaluation has side effect modifying variables, the order of evaluation becomes significant as it impacts the final outcome। जब तुम्हारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही होती हैं, तो दैट्स योर साइड इफेक्ट बेसिकली। ठीक है, जब तुम्हारे पास मशीन की स्टेट चेंज हो रही होती है, तो दैट्स योर साइड इफेक्ट। इसकी एग्जांपल आई एम श्योर आगे आएगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेट मी नो के आगे भी क्लियर नहीं होता तो मैं वापस पीछे आ जाऊंगा साइड इफेक्ट्स में। सही है। फंक्शनल साइड इफेक्ट्स इन एक्सप्रेशंस। फंक्शनल साइड इफेक्ट क्या होता है? अकर्स व्हेन अ फंक्शन मॉडिफाइज अ पैरामीटर और ग्लोबल वेरिएबल। ओके, क्लियर यहाँ तक? दोबारा दोबारा। फंक्शनल साइड इफेक्ट क्या है कि जब तुम्हारा फंक्शन या तो पैरामीटर को चेंज कर रहा है या तो ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहा है। सही। ओके, हाँ। डिफरेंस समझ में आ गया ना या एक्सप्लेन करूं? भाई तुम लोगों ने मेरी स्टार्ट कर दी। तो I was waiting for it। क्या करूं? I'm coming। I mean I'm here। Continue। अच्छा, एग्जाम्पल है lna plus fun a। if fun changes a, the evaluation order affects the result। if fun oh I see, if fun runs first and changes a, the result differs compared to if a is evaluated first। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल दी हुई है कि यहाँ पर साइड इफेक्ट्स हैं। क्यों है साइड इफेक्ट्स? क्योंकि लेट्स अज्यूम दो सिनेरियोस। ठीक है, एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि ln पता है ना क्या होता है? log of e, राइट? तो log of e कर रहा है a को और फिर प्लस कर रहा है कोई भी लेट्स सपोज फंक्शन है और उस फंक्शन में पैरामीटर a जा रहा है। सही है? सही है। लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि तुम्हारे पास फंक्शन जो है वो a की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। ओके, तो पहले भी फंक्शन से पहले a की वैल्यू क्या थी? I'm assuming कि a की वैल्यू थी 5 फंक्शन रन होने से पहले। सही है। सही, और सिंस साइड इफेक्ट नहीं है तो उसके बाद भी क्या है? 5 है। सही है, ओके। तो अगर वो चेंज नहीं कर रहा तो चाहे मैं ये वैल्यूएट करूं या फिर लेफ्ट टू राइट चलूं या राइट टू लेफ्ट चलूं, फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि तुम्हारे पास ये रिटर्न कर रहा है 10। सही, 10 प्लस 10 प्लस क्या है? अब ये ln5 क्या होता है? log e to की पावर 1.2 समथिंग। सही है, तो तुम्हारे पास ये आ रहा है। अगर मैंने राइट टू लेफ्ट एवेल्युएट किया है और अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूँगा तो क्या आएगा? तो सेम। सेम। ओके, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शनल साइड इफेक्ट है उसमें। फंक्शनल साइड इफेक्ट का क्या मतलब है कि जो a है विच इज पैरामीटर या ग्लोबल वेरिएबल, उसको चेंज कर देगा, उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। सही, ओके। कैसे चेंज कर देगा? कोई ऐसे चेंज करेगा। मतलब चेंज होगी वैल्यू। हाँ, कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड है लेट्स सपोज, ठीक है, इसमें a जा रहा है, ठीक है। सुनो, वैसे ये ln था नहीं, ये इन लिखा हुआ था बुक में। कोई ln है नहीं, बस बुक में प्लस फन नहीं लिखा। चलो ठीक है, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं लिखो, ठीक है। ओके, तो ये 5 हो जाएगा नहीं। अच्छा, तो पता है ना फंक्शंस ग्लोबल पैरामीटर कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड लिखता है और जो ग्लोबल पैरामीटर लेट्स सपोज a, सही है, तो यहाँ पे a लिखा और पे a इक्वल्स टू 10, तो वो एक्चुअली फंक्शन के अंदर चेंज नहीं हुआ, ग्लोबली तुम्हारे पास वेरिएबल चेंज हो गया। सही है। ठीक है, तो ये बताने के हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जब तुम्हारे पास फंक्शनल साइड इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तब तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन मैटर करता है। कैसे करता है? लेट्स अज्यूम
कि लेफ्ट टू राइट पहले कर रहा है, ठीक है। फंक्शनल साइड इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि 5 प्लस, और आई एम अज्यूमिंग कि ये फन जो रिटर्न कर रहा है वो 10 रिटर्न कर रहा है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 15। 15। अब अज्यूम करते हैं कि तुम्हारे पास, अच्छा ये फंक्शन ए जो रन कर रहा है, वो रन करने के बाद ए की वैल्यू क्या सेट कर रहा है वो 2, सही है। लेकिन सिंस अब ए इवैल्यूएट हो गया यानी कि 5 आ गया, अब वो चेंज भी कर दे यहाँ पे 2 तो फर्क नहीं पड़ेगा, सही। ओके। अब हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट में क्या होगा कि पहले ये इवैल्यूएट होगा, तो जब ये इवैल्यूएट हुआ तो यहाँ पे आ गया 10। 10 करने के बाद उसने ग्लोबल वेरिएबल भी अपडेट कर दिया 2, तो जब यहाँ पे प्लस ए आ रहा है तो अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है। 2 है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। डिफरेंट आ गई वैल्यू। यस। तो वो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन तुम्हारे पास मैटर कर रही है व्हेन यू हैव साइड इफेक्ट्स, जिसमें तुम्हारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, सही है। ओके। मैथमेटिक्स एंड प्रोग्राम्स, नो साइड इफेक्ट्स, फंक्शंस इन, कोई कुछ पूछ रहा था पूछ लो, okay. No side effects, functions in math and functional programming don't alter external values। नोट साइड इफेक्ट से क्या मतलब है कि फंक्शंस जो हैं वो एक्सटर्नल वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं कर रहा, यानी कि फंक्शन के बाहर जो वैल्यूज हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर रहा है, सही ठीक है। ज़्यादातर फंक्शंस होते ही हमारे पास नो साइड इफेक्ट्स वाले हैं। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग यानी कि जो पाइथन और बाकी सारी लैंग्वेजेस है, जावा वगैरह, वो इम्पेरेटिव है। साइड इफेक्ट्स कॉमन, फंक्शंस ऑफन मॉडिफाई वेरिएबल्स व्हिच मेक एक्सप्रेशंस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। Challenges, unpredictable results if the function affects parameters or global within expressions। बात ये लिखी हुई है कि तुम्हारे पास अगर फंक्शन के अंदर जो है वो बाहर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें ग्लोबल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ए, तो एक्चुअली फंक्शन का आउटपुट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल वैल्यूज। बात ये लिखी हुई है कि तुम्हें समझने में ज़्यादा मुश्किल होती है इफ फंक्शन हैज साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और तुम्हारे पास जो हमारे पास स्कीमा थी जो हम लोगों ने चैप्टर 15 में की थी, वो बनी फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यही फ़ायदा है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है क्योंकि उसमें वेरिएबल्स होते ही नहीं है, ओके। सही। सही है। अच्छा, तो तुमने पहले पिछले बताया था कि वो जब हमने पूरा कर लिया तो वो चेंज हो जाएगी वैल्यू, एक ही दोबारा वैल्यू चेंज हो गई बाद में जब हमने फंक्शन रन कर लिया, तो मतलब वो साइड इफेक्ट था हमारे पास। यस, वो साइड इफेक्ट था। ओके। अच्छा, पॉसिबल सॉल्यूशंस टू साइड इफेक्ट्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस टू साइड इफेक्ट्स इन एक्सप्रेशंस। प्रॉब्लम पढ़ ली, डिसअलाउ फंक्शनल साइड इफेक्ट्स। नंबर 1 सोल्यूशन क्या है कि फंक्शंस को ख़त्म ही कर दो, मतलब अलाउ नहीं करो जो कि वेरिएबल्स को ऑल्टर करता है, ठीक है। अच्छा, लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी इम्पैक्ट्स एफिशिएंसी, ओके। सेकंड पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, इनफोर्स इवैल्यूएशन ऑर्डर, गारंटी ए स्पेसिफिक ऑर्डर सच एज लेफ्ट टू राइट। मतलब कि अगर हम लोग ये इन्फोर्स कर दें हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा तो साइड इफेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो चेंज भी करते तो हमेशा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगी। दोबारा ये बात, लेट्स सपोज यहाँ पे साइड इफेक्ट हो रहा था, राइट, मैं लेकिन अगर साइड इफेक्ट हो भी रहा है हमेशा अगर लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करूँ तो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम आंसर आना है। हाँ सही है। तो वो बात बोली है कि इन्फोर्स कर दो, एक स्पेसिफिक एसोसिएटिविटी इन्फोर्स कर दो। ओके, तो दो सॉल्यूशंस थे टू साइड इफेक्ट्स इन एक्सप्रेशंस। कितनी स्लाइड्स बाकी हैं? 31 स्लाइड्स हैं, 37 हैं। Oh my god. Referential transparency. A program is referentially transparent if any two expressions with the same value can be substituted for each other without changing them. Okay, effects of एक second. If any two expressions with the same value can be substituted for each other without changing the program's behavior. Okay, ठीक है. रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी क्या है
तुम्हारे पास, मुझे इसकी एग्जांपल समझ में नहीं आ रही, लेकिन बात बेसिकली ये लिखी हुई है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो रेफरेंशियली ट्रांसपेरेंट है अगर दो एक्सप्रेशंस जिनकी सेम वैल्यू हो उनको हम लोग इधर उनको सब्स्टिट्यूट कर दें विद ईच अदर तो फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक मुझे बात समझ में आ रही है, रेफरेंशियल suppose- है क्या, रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी? यू नो व्हाट, जीपीटी करते हैं उसको। अच्छा, definition: a program is said to be referentially transparent if substitution. What the hell just happened? वो कहाँ गया? वो तुम्हारा thing. Acha, means that an expression can be replaced with its corresponding value without changing the program's behavior. In other words, the value of an expression depends solely upon its inputs and produces no side effects. If a function f is referentially transparent, then f2 will always produce the same result. I see. ये पढ़ो 2 मिनट करने दो। If कोई भी function f of x is referentially transparent, तो फिर इनपुट देने पे लेट्स से मैंने 2 दिया, सही, तो वो सेम इनपुट पे हमेशा सेम रिजल्ट देगा। दैट्स कॉल्ड रेफरेंशियली ट्रांसपेरेंट। सेम इनपुट पे हमेशा सेम रिजल्ट देगा। हाँ, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर हमने 2 ठीक दिया है। तो 2 ही देगा वो, मतलब वही प्रिंट कर रहा है वैसे। नहीं, जरूरी नहीं है 2, हाँ इस केस में 2 ही है, लेकिन लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ, एग्जांपल इसकी कर देते हैं। एक फंक्शन है जो कि कर रहा है स्क्वायर, सही, मैं पूरी नहीं लिख रहा, लेकिन वो फंक्शन ले रहा है आर्गुमेंट, कोई भी x ले रहा है नॉट सपोज, और वो कर रहा है कि रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय x। अब मैं इसमें जब फंक्शन में क्या करूंगा, 2 करूंगा, तो हमेशा जब भी मैं इनपुट 2 करूंगा तो हमेशा क्या होगा, रिटर्न 4। ऐसा नहीं होगा मैंने अभी 2 इनपुट दिया तो 4 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम जब 2 दूंगा तो वो डिफरेंट आ रहा होगा। तब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने 2 दिया और अगली बार अलग हो रहा हो, है सवाल। तो वो हमारा चेंज हो जाएगा ना, वो तो मतलब क्या हो जाएगा, नहीं। हाँ। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 देता हूँ, तो हमेशा हर बार क्या रिटर्न होगा, 9 रिटर्न होगा। 9 रिटर्न होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेफरेंशियली ट्रांसपेरेंट। अब इसका ऑपोजिट ये कब नहीं होगा, कब नहीं इसकी होगा? एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि g एक वेरिएबल इसकी शुरू में वैल्यू 10 है, सही है, और वो फंक्शन कर क्या रहा है, वो फंक्शन ये कर रहा है कि g को ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है g मल्टीप्लाई बाय x या x मल्टीप्लाई बाय g। तो अब मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 इनपुट दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10 रिटर्न हो जाएगा, तो 30 रिटर्न हो जाएगा। क्या हो गया मुझे, सही है। अब बाद में फॉर एग्जांपल प्रोग्राम रन होने के दौरान g की वैल्यू चेंज हो गई, हाँ, फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये वाला फंक्शन जो है वो रेफरेंशियली ट्रांसपेरेंट नहीं है। सही है। समझ में आया? हाँ। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स कैन रिजल्ट वन फंक्शन ए बी और फिर ये डिड टाइम फन ए और फिर if fun has no side effect result in 1 2 are equal. If fun alters b and c result 1 2 differ, breaking referential transparency. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है कि if function has no side effect तो फिर यहाँ पे देख लो क्या लिखा है। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है ऊपर, फंक्शन a प्लस बी और डिवाइड बाय क्या है, फंक्शन a माइनस सी, सही है। वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है
अगर इसमें साइड इफेक्ट हो तो फिर तुम्हारे पास इसका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। कैसे? कि अगर तुम्हारे पास फंक्शन बी या सी की वैल्यू चेंज कर रहा हो, राइट, तो फिर तुम्हारे पास इसमें डिफरेंट आएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा पहले रन हो, और इस पे रिजल्ट अलग आएगा और इस पे रिजल्ट अलग आएगा। वही पिछली वाली बात है, एग्जैक्ट कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेसिकली तुम्हारे पास जब ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन मैटर कर रही है, जब तुम्हारे पास साइड इफेक्ट्स हैं। बात समझ आई या नहीं? आगे बी और सी की वैल्यूज चेंज हो सकती है ना, मतलब तुम चेंज होंगी तभी हमारे पास एक तो आंसर डिफरेंट आएगा, दूसरा ये कि वैल्यूएशन अगर पहले सी वाले उसकी पहले ब्रैकेट नीचे वाला हुआ, हाँ उसकी हो गई एग्जैक्टली, तो हाँ सही है। हाँ ठीक है। तो बस साइड इफेक्ट्स के एग्जांपल्स बताई हुई हैं। बेनिफिट्स, आई हैव नो आइडिया किसके बेनिफिट्स हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अच्छा रेफरेंशली ट्रांसपेरेंट कोड के, रेफरेंशली ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स हैं। ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो कि रेफरेंशली ट्रांसपेरेंट है, वो ज़्यादा समझने में आसान होती है, विच इज़ ऑब्वियस, राइट। ये समझने में ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ग्लोबल जी कैन वेरी, और जिसका हमेशा सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिलेगा, वो वाले प्रोग्राम्स समझने ज़्यादा आसान है। हाँ Pure functional languages ensure referential transparency by disallowing variable state। वही स्कीमा वाली बात, तो तुमने वो डेफिनेटली इंश्योर करते हैं, उसमें हो सकती रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, whereas उसमें वेरिएबल्स होते नहीं है जो फंक्शनल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि स्कीमा। हाँ ओके अच्छा, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स। ओवरलोड याद है क्या होता था उपमा? कि एक ऑपरेटर के दो मकसद, राइट। अगर इंटीजर के बीच में प्लस लग रहा है तो वो आपस में प्लस हो जाएंगे, स्ट्रिंग के बीच में प्लस हो रहा है तो क्या होगा? कॉन्कैटनेट हो जाएंगे। ओके हाँ तो सही यहाँ है। पे लिखा हुआ यूज ऑफ एन ऑपरेटर फॉर मोर देन वन पर्पस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इंटीजर और फ्लोट के बीच में, सही। इवन दो वो प्लस कर रहे होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से प्लस कर रहे होते हैं, दैट डिफर्स, राइट। So loss of compiler error detection, some loss credibility can be avoided by introduction of new symbols, Pascal division. Okay, skip कर रहा हूँ। I don't know क्या मतलब है इसका, देखना ही इसका क्या मतलब है। Sum or potential trouble, multiply in C and C plus plus। हाँ देख लो। Okay. The image mentions potential issues, take care, loss of error detection. If an operand is omitted in an expression using such operators, the compiler might not detect this as leading to subtle bugs. Example writing instead of could still compile under certain some circumstances but behave unexpectedly. I see. ठीक है। Oh, right. पॉइंटर होते थे सी में, सही है। मैं पॉइंटर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंटर का जो सिंटेक्स होता था, जहाँ तक मुझे याद है, वो कोई भी वेरिएबल होता था और उसके आगे ये स्टार यूज करते थे, सही। स्टार तो है वो स्टार्टिंग में पहले पॉइंटर्स के वेरिएबल, कोई भी, हम्म सही है। वेरिएबल के बाद ये स्टार यूज करते थे, सही as है। far as I remember। तो पॉइंट इज कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज कंपाइलर जो है वो ये समझ के, हो सकता है गलती से हम लोग ने इंस्टेड ऑफ ये लिखने का x मल्टीप्लाइड बाय a, गलती से प्रोग्रामर ने क्या कर दिया, a लिखना भूल गया। अब कंपाइलर का तो यहाँ पे एरर शो करना चाहिए, हाँ लेकिन क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई हुई है और एक मल्टीपल ऑपरेटर के मल्टीपल यूसेज हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन है और एक पॉइंटर है, तो वो एक्चुअली तुम्हारे पास एरर नहीं देगा और इसको एज अ पॉइंटर इंटरप्रेट कर लेगा। तो दिस कैन बी एन इशू, क्योंकि तुम्हारे पास अज्यूम कि तुम्हारे पास ये बेहतर होता कि तुम्हारे पास एरर आ जाए, सिंटेक्स एरर आ जाए या फिर लॉजिकल एरर आ जाए। सिंटेक्स एरर ज़्यादा होते हैं आसान रिजॉल्व करने, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर ज़्यादा आसान होते हैं।
राइट? तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर वो सिंटैक्स एरर दे देता तो दैट वुड बी बेटर रादर देन कि तुम ये पॉइंटर कन्वर्ट कर दो और फिर तुम एक एक चीज देखते जाओ कि ये मेरा प्रोग्राम सही क्यों नहीं चल रहा। सही है। तो वो ऑपरेटर लोडिंग की यहाँ पे मकसद क्या था? ऑपरेटर लोडिंग के डाउट्स नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नुकसान बता रहे थे, पोटेंशियल नुकसान, कि कंपाइलर कभी एरर नहीं जनरेट करेगा इवन दो उसको करना चाहिए। सही सही है। allow defined overloaded operators, user defined, अच्छा C++, Ada, Fortran and C Sharp allow user defined overloaded operators, even Python भी करता है, right? user defined overloaded operators का क्या मतलब है? तुम्हारी स्क्रीन User अटक गई defined है, कर मेरे रहा पास अटक सही हो गई। होगी सही पक्का चेंज हो रही है? नहीं चेंज नहीं हो रही अभी। तो चेंज लीव करके आओ वापस से जल्दी, या मैं बंद करके खोल लेता हूँ। नहीं खोलो वापस। खोल लो। तो जा सो जाओ। हो रही है शेयर? हाँ सही है। अच्छा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि यूजर डिफाइंड ओवरलोडेड ऑपरेटर्स क्रिएट कर सकती हैं, तो उसके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, राइट? कि यूजर्स कैन डिफाइन नॉनसेंस ऑपरेशंस। ओके, तुमने प्लस में क्या कर दिया कि जब यूजर प्लस कर रहा हो तो एक्चुअली साथ साथ प्रिंट भी हो रहा हो, फजूल के ऑपरेशंस हमने क्रिएट किए हुए हैं। और रीडेबिलिटी में भी सफ़र कर सकती है, क्योंकि जब हर यूज़र अपने हिसाब से कर सकता है, तो लेट्स सपोज तुम मेरा कोड देख रही हो और तुम्हें नहीं पता कि मैंने ओवरलोडिंग की हुई है, तो तुम ये समझोगे कि ये प्लस हो रहा है जबकि वो प्लस हो नहीं रहा होगा, राइट? सही है। टाइप कन्वर्जन्स, वाइडनिंग एंड नैरो। तो टाइप कन्वर्जन में दो टाइप की कन्वर्जन है, एक वाइडनिंग और एक नैरो। कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ टाइप दैट कैन बी रिप्रेजेंट एटलीस्ट अप्रॉक्सिमेशंस ऑफ ऑल ओरिजिनल वैल्यूज। Okay, converting int to float, usually save, maintains approximate magnitude, converts a value to a type that cannot represent all values of the original type. Widening conversion क्या हो रही है कि तुम्हारे पास ऐसी कन्वर्जन है कि वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को तो होल्ड कर रही है, साथ साथ एक्स्ट्रा भी है, वाइड वाइड हो रहा है तुम्हारे पास स्पेस। एग्जाम्पल, एक है तुम्हारे पास a equals to 10, इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 10.1 कुछ भी। हाँ 10.0, सही राइट? है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज स्टिल देयर, लेकिन हम लोग उसकी वाइड हो गई, बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई है। सही है? लेकिन लेट्स सपोज अगर हम लोग 10.4 है फ्लोट और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इंटीजर, तो क्या हो जाएगा? 10 है ना? हाँ तो इंफॉर्मेशन लूज, इस टाइप के कन्वर्जन को क्या कह रहे हैं हम लोग? नैरो, ओके। नैरो कन्वर्जन। ओके क्लियर? आगे बढ़ो। हाँ। मेन लिस्ट ड्रास्टिक चेंजेस, कन्वर्टिंग, इसके रिस्क ऑफ कन्वर्जन क्या है नैरोइंग कन्वर्जन के? may lead to drastic changes, converting a large floating point to an integer may lose all precision, जो कि obvious है, right? let's suppose इसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन के वेट, इलेक्ट्रॉन का वेट हम लोग कंप्यूटर में डिस्प्ले करवा रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन का वेट इज दिस, ठीक है? ठीक है। अगर हम लोग ने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो फिर ये एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन लूज हो गई, तो वो बेसिकली रिस्क बता रहा है, किसका? नैरोइंग कन्वर्जन का रिस्क बता रहा है। सही है। वाइडनिंग कन्वर्जन में क्या होगा? मे रिड्यूस एक्यूरेसी स्लाइटली, सम इंटीजर कैन लूज प्रिसिजन। इसमें ये बात बोली है कि वाइडनिंग कन्वर्जन में कुछ में, मुझे नहीं पता कि क्या है, मिसने भी एक्चुअली बात बोली थी कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने 10 टू ये किया, राइट? तो ये कुछ केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे 0 हाँ तो एक्चुअली 10 नहीं आ रही होगी, वैसे आ रही होगी। क्यों आ रही होगी मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है, मे बी हार्डवेयर पर, लेकिन दिस कैन बी एन इशू वाइडनिंग कन्वर्जन। ओके सही है।
Okay, 17 slides to go. Mixed mode expressions and coercions in expressions, implicit type conversion, where operators have operands of different types. Where operators have operands of different types. अच्छा, मिक्स मोड एक्सप्रेशंस कौन सी होती है कि तुम्हारे पास ऑपरेटर के पास जो ऑपरेंड्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी कि इसके ऑपरेंड्स क्या है इस ऑपरेटर के 10.2 3, इसकी डाटा टाइप फ्लोट इंटीजर, तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, मिक्स मोड एक्सप्रेशन। सही है। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर्स नीड मैचिंग ऑपरेंड टाइप्स, सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन। कंप्यूटर्स, अच्छा कंप्यूटर को जो है वो मैचिंग की जरूरत होती है, वो उसे डायरेक्ट नहीं कर सकता। प्लस राइट, तुमने चिजल में भी देखा होगा राइट, आई थिंक होता था कुछ चिजल में इसको कन्वर्ट करना पड़ता था पहले, मतलब के ये एक्चुअली इसको ऐड नहीं कर सकता, हम लोग तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 13.2 हो जाएगा। हाँ। कंप्यूटर्स को इन दोनों को सेम डाटा टाइप में लाना होगा इन ऑर्डर टू प्रोसेस दिस। सही, तो वो क्या करेगा, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेगा, जिसे कोएर्जन भी कहते हैं। और वो क्या है, कोएर्जन ऑटोमेटिक कंपाइलर इनिशिएटेड टाइप कन्वर्जन। ये ऑटोमेटिक होती है क्योंकि हम लोग पाइथन में तो ये लिख सकते हैं ना, और वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो एक्चुअली तुम्हारे पास पाइथन में तो कंपाइलर होता नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पे सी में लिखा है, तो वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर देगा। करना क्या चाहिए इसको इंटीजर में करना चाहिए, इसको फ्लोट में करना चाहिए, ये डिपेंड नहीं करेगा। नहीं तुम सोचो खुद। सही है, तुमने कोड लिखा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट आएगा। नहीं, आंसर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट डाटा टाइप फ्लोट आएगी ना। रिजल्ट वैल्यू 13.2 आएगा। हाँ, तो अगर मैं तुम्हारे पास इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3 क्या होता है? 13.2 तो नहीं आ रहा ना। तो वो जब सवाल ये पूछ रहा था कि किसको कन्वर्ट करना चाहिए, वो ऑब्वियसली इंटीजर वाले को करना चाहिए राइट, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन लूज नहीं हो रही है ना। ये वाइडनिंग कन्वर्जन है, ये नैरोइंग नहीं है। ये नैरोइंग है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे प्रिसिजन लूज हो रही है। ओके, बात समझ में आई? तो आगे बढ़ो। मतलब फ्लोट में ही चेंज करेगा ना वो, मतलब ऐसे ही करेगा। हाँ, इसको ये कर देगा। सही। सही। हाँ। इंस्टेड ऑफ के ये वो एक्चुअली ये करेगा। क्यों करेगा? ताकि वाइडनिंग कन्वर्जन हो, नैरोइंग कन्वर्जन नहीं हो, इंफॉर्मेशन लूज ना हो। सही है। एग्जाम्पल भी इसमें ये बताई हुई, इंटीजर टू फ्लोट, design debate, reliability and flexibility, fear coercion lead to stricter type checking. Flexibility concerns, allowing more coercions increases ease of use. होना चाहिए था ease of us लिखा हुआ है। Design debate, reliability और flexibility। अच्छा, उसमें कुछ बात लिखी है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, दो ट्रेड ऑफ्स हैं, या तो रिलायबिलिटी बढ़ती है एक से, और एक से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ऑन हो गया, सही है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक ऐसा कंपाइलर है जो कि अगर हम लोग ने ये लिखा है तो एरर शो कर दे राइट। तो इससे हमारे पास रिलायबिलिटी क्यों बढ़ रही है? रिलायबिलिटी इसलिए बढ़ी है बिकॉज हमारे जो जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं ना, वो सामने हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, वो अगर तुम ये एक्सपेक्ट करिए कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेगा, तो दैट्स नॉट रिलायबल, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। हाँ। सही। तो इसलिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अगर मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस हैं तो इन पे एरर शो कर दे व्हिच इंक्रीजेस रिलायबिलिटी, या फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कर दे, कोएर्जन कर दे, व्हिच इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। सही है। ओके। फ्लोट pd देख लो एक दफा क्या लिखा है। इंटीजर a है, दो वेरिएबल्स हैं b और d फ्लोट के, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो कंपाइलर क्या करेगा? इवन दो इंटीजर a है, तो वो इंटीजर a को कन्वर्ट करेगा पहले फ्लोट में,
सही समझ आई ये चीज? नहीं तो बताओ। हाँ सही है. If it was meant to be to be float C and typed incorrectly, coercion hides this error. Language approaches strict languages. If it was meant to be float C and typed incorrectly, coercion hides this error. Okay. If I float C and typed incorrectly, coercion hides this error. Probably ये मतलब है इसका कि अगर एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर यूजर ने इंटेंट किया होता कि ए भी फ्लोट है, उसने गलती से यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, तो अगर हमारे पास कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर रहा है तो वो हाइड कर रहा है इस गलती को. जबकि अगर कंपाइलर एरर दे देता तो हमें पता चल जाता कि हाँ यूजर ने यहाँ पे गलती की है, ये लिखा हुआ है. स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस डिसअलाउ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस. कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि स्ट्रिक्ट है, जैसे कि एफ शार्प और एमएल, जो कि मिक्स मोड एक्सप्रेशंस को अलाउ करती ही नहीं है. सही. एरर दे देता है ठीक वो है, पहले. एरर दे देता है. फिर फ्लेक्सिबल लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, which allow mixed mode expressions. पाइथन भी करती है. पाइथन भी करती है ना, पाइथन में भी कर दो 10.3 + 2 कर देगा वैल्यूएट विदाउट एनी एरर. सही है. ठीक है. जावा's integer coercion 3 पॉइंट पर तरीका लिखा हुआ है. लैंग्वेज स्मॉलर इंटीजर टाइप्स बाइट शॉर्ट are coerced to integer during operations, then converted back if needed. I see. Okay. जावा में तो नहीं पता मुझे, ये एक्चुअली जावा में होता है. तुम्हारे पास सिर्फ ये डाटा टाइप्स नहीं होती, तुम्हारे पास ये भी होती है. याद है? इसमें सिर्फ साइज का फर्क होता है, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि तुम्हारे पास अगर मैं बाइट, एक मैंने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, बाइट आई इज इक्वल्स टू 8 बिट्स का होता है ना, यानी 25 तक मैं स्टोर कर सकता है, तो 5. ओके. और यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि इंट ओ इज इक्वल्स टू 10, और अगर मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ओ प्लस आई, अलग अलग डाटा टाइप्स, तो वो क्या करेगा कि बाइट को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, टाइप कन्वर्ट करेगा, यानी कि सॉरी आई को पहले टाइप कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, प्लस करेगा, और फिर तुम्हारे पास बाइट डी, और फिर तुम्हारे पास ये दोनों वैलिड होके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बाइट में. इवैल्यूएट Okay. होके. क्योंकि डी जो है वो किस डी की डाटा टाइप क्या है? बाइट. वही एक्सपेक्टेड और अच्छा एक्चुअल पहले टाइप मैं आई वाली को बात. इंटीजर में चेंज किया. हाँ, सही वो है. कंपाइलर ने, हमने नहीं, कंपाइलर ने. कंपाइलर ने. सही है. क्या? अच्छा, बात लिखी लैंग्वेज के कुछ अप्रोचेस थी. कास्टिंग सिंटैक्स, नाइस यार, क्यों पढ़ रहे हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या फर्क है? कंफर्म करना, तो यही फर्क है जो मैं समझ रहा हूँ. मोस्ट लाइकली ये है कि एक्सप्लिसिट हम लोग खुद कर रहे होते हैं और इम्प्लिसिट कंपाइलर कर रहा होता है. तो प्रोग्राम स्पेसिफिकली, ठीक है, और इम्प्लिसिट में डन ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर ऑन हो गया. सही है. तो ये फर्क है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट में. एक्सप्लिसिट हम लोग खुद करते हैं, इम्प्लिसिट कंपाइलर करता है. सही है. कास्टिंग सिंटैक्स लिखा हुआ है, कास्ट यूज पैरेंथेसिस. तुम्हारे पास पाइथन में टाइप कन्वर्जन कैसे होती है? अगर हमें कोई भी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो वो इंट लिखता है हम लोग, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम, तो वो एक्स जो है वो क्या हो जाता है? टाइप कन्वर्ट हो जाता है उसमें. सही है. तो बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस के बताए हुए हैं. फंक्शन कॉल्स दिस फ्लोट को इसमें ये बताया हुआ है कि एफ शार्प में फ्लोट कन्वर्ट करना हो तो ये लिखते हैं. ओके, कुछ भी नहीं है इसमें वैसे. सही है. Purpose of explicit typecasting used to control conversion explicitly, ensuring correct type handling as needed by the programmer. Okay, explicit typecasting से फायदा क्या हो रहा है कि जैसा प्रोग्रामर चाह रहा है उसी तरीके से हो रहा है,
It's not at the mercy of compiler. It's not at the mercy. हाँ ठीक है. अच्छा, एरर्स इन एक्सप्रेशंस. तुम्हारे पास अब ये डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वाले. एक होता है तुम्हारे पास टाइप एरर. टाइप एरर कौन सा होता है? जो हम सिंटेक्स वगैरह में कर देते हैं. नहीं, वो सिंटैक्स एरर होता है. टाइप एरर अलग होता है. टाइप एरर होगा तुम्हारा, आई बिलीव के स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया इंटीजर से. नहीं, इंटीजर तो हो जाता है एक्चुअली. पाइथन में तो हो जाता है जहाँ तक मुझे याद है. स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया फ्लोट से, तो ये टाइप एरर है. सही है. सही. फिर तुम्हारे पास अरिथमेटिक एरर है. ओवरफ्लो वाली बात बताई थी मैंने. सही है. एक अंडरफ्लो भी होता है. रिजल्ट टू स्मॉल टू बी रिप्रेजेंटेड. इलेक्ट्रॉन वाली बात. सही. हाँ. डिवीजन बाय जीरो पता है सबको, राइट? आगे बढ़ रहा हूँ. फिर एक होता है तुम्हारे पास रन टाइम एरर, जो कि एक्सेप्शंस होता है. सही. रिलेशनल एंड बुलियन एक्सप्रेशंस. रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? जो कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रही होती है. ओके, सही है ना? कंपेयर ऐसे ये इक्वल हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल एंड सो ऑन. अच्छा. The result is a boolean value and this boolean is not supported by the language. In relational operators का result is always boolean, right? ये तो equal होंगी तो true, नहीं होंगी equal तो false, greater होगी तो true, नहीं होगी greater तो false and so on. Overloading. Relational operators are often overloaded for various types with specific behavior based on operand types. Relational operators are also often overloaded for various types. समझ आए? रिलेशन ऑपरेटर्स भी तुम्हारे पास ओवरलोडेड होते हैं फॉर डिफरेंट यूज केसेस. एग्जांपल तुम्हारे पास जो बेसिक एग्जांपल आ रही है वो ये है कि इंटीजर के आपस में इंटीजर ग्रेटर देन इंटीजर, राइट? ये एक ऑपरेशन है, एक इसका, और एक फ्लोट लाइक ग्रेटर देन फ्लोट. इवन तो हमारे लिए सेम है, राइट? लेकिन जो बैकएंड पे फंक्शनैलिटी है इस ऑपरेटर की वो बेस्ड ऑन डाटा टाइप चेंज हो रही है, तो ये ओवरलोड हुआ हुआ है, राइट? समझ आई चीज? नहीं. नहीं. ओके, हम लोग तो कह दिया है यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 5. ओके, सही है. ये हम लोग ने डिफाइन किया हुआ है कि एक्चुअली ऑपरेटर में डिफाइन किया हुआ है कि जब भी हम लोग यूज करें तो वो एक्चुअली कंपेयर करे, बाइनरी कंपेयर करे. 10 का बाइनरी क्या होता है? 1010, राइट? कंपेयर करें. और 5 का क्या होता है? 0101. ये होता है. वो इन दोनों को कंपेयर करें और हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट लगा होता है, हम लोगों ने डिजाइन भी किया था कि तुम्हारे पास अगर ये जो है वो ग्रेटर है देन दिस तो फिर रिटर्न ट्रू हो जाए. सही. लेकिन अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट रिप्रेजेंट बाइनरी में कैसे होता है? वो तो अलग तरीके से होता है ना, है ना? हाँ. तो फिर तुम्हें जो जो कंपेयर करना है वो भी अलग तरीके से करना है. इसलिए तुम्हारे पास जब जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो अलग अलग टाइप्स पे लगा हुआ है तो उनकी फंक्शनैलिटी भी अलग होंगी. रिजल्ट वो सेम ही दे रहा होगा लेकिन जिस तरीके से वो रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है वो डिफरेंट होगा. इसलिए ऑपरेटर ओवरलोड. सही है. सिंटैक्स वेरिएशन बताया है. माय गॉड, स्किप कर रहा हूँ मैं ये. ठीक है, देख लो इसमें क्या देखने वाली चीज है. Boolean expression include Boolean variables and or not operator precedents. No native Boolean type in C. C में कोई native Boolean type नहीं है. उसमें 0 represent होता है false और non 0 represent होता है true. बात समझ में आई ये चीज? हाँ, सही है. ठीक है. अच्छा, कुछ और आगे था इसमें. और behavior in C. Example: A greater than B greater than C is legal, but it does not compare B and C. The expression is evaluated as. Oh, nice. बहुत C में एक odd behavior था. अगर हम लोग ये करते थे तो error नहीं आता था, तो यानी कि legal था. लेकिन वो actually B और C को compare नहीं करता. वो क्या करता? ये करता.
सही पहले a ग्रेटर देन b करेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, और फिर उसको कंपेयर करेगा c ठीक से। है, सही है। कितनी बाकी है? अभी भी 10 बाकी है। अच्छा, okay. Next question, which the result is determined without evaluating all operands. Short circuit. Next question, in which the result is determined without evaluating all of the operands and or operators. Example, 30 multiplied by a, or multiplied by b divided by 30 minus a. If a is a 0, there is no need to evaluate. अच्छा, ऐसी expression, ऐसी short circuit evaluation क्या होती है कि ज़रूरी नहीं है हम लोग सबको evaluate करें, सारे operators को, सारे operands को, हमें पहले से आंसर मिल जाता है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास a की वैल्यू 0 है, हाँ 30 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया, 0 और फिर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसको evaluate करने की ज़रूरत ही नहीं है कि b डिवाइड बाय 13 माइनस 1 क्या होगा। तो इसे शॉर्ट सर्किट evaluation कह रहे सही हैं। है। वंस वी फिगर आउट कि a is 0 और मल्टीप्लाई लग रहा है, दैट्स इट, आंसर 0। ओके। Problem with non-short circuit evaluation when they will cause indexing problems. Problem with non-short circuit evaluation. Index 1 while index is less than length and list index is not equals to value index plus plus. अच्छा, क्या ये वही चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ? ओके, इसमें क्या हुआ है कि तुम्हारे पास लूप चल रहा है, और लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जब तक कि इंडेक्स जो है वो लेंथ से कम है, सही है। हाँ और एंड ये बुलियन कंडीशन दोनों है, एंड जब तक तुम्हारे पास जो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक अरे है और उसमें फाइंड कर रहे हैं कोई ना कोई वैल्यू, जब तक कि वो वैल्यू मिल नहीं जाती हमारे पास इंडेक्स प्लस होते रहे, सही। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास अगर नॉन शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन नहीं हो रही तुम्हारे पास, तो होगा क्या तुम्हारे पास कि आउट ऑफ इंडेक्स एरर आने के चांसेस हैं। बस यही लिखा है और कुछ नहीं। असाइनमेंट वर्सेस इक्वालिटी, यार नाइस। असाइनमेंट और इक्वालिटी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो क्या साइन कर रहे होते हाँ हैं, बस सही है। एक इक्वल का साइन। इक्वालिटी कौन सा होता है, तो दो इक्वल का हाँ, साइन। सही है। हाँ आगे। कंडीशनल टारगेट्स, तुम्हारे पास कुछ लैंग्वेजेस में, इवन पाइथन में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेजेस में होता है वैसे, ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेसमेंट है इफ का। बेसिकली बता रहा होता है तुम्हारे पास कि अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, राइट, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो फिर पूरी एक्सप्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, काउंट 1। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो फिर क्या आ जाएगा, काउंट 2। काउंट 2। अच्छा, ये वही टर्नरी ऑपरेटर वाली। हाँ ये टर्नरी कहते थे उसे, राइट, इसे टर्नरी कहता है, सही है ना। आगे बढ़ो। हाँ आगे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, shorthand for assignment where the destination variable is also the first operand. For example, oh nice, compound मतलब ये, this can be written as this, सही। सही है। a equals to a plus 1 can be written as a plus equals 1, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ू ना। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स इससे कहते हैं। खत्म होने वाला है। इन सी बेस्ड लैंग्वेजेस यूनियरी ऑपरेटर बताया मैं। यूनियरी ऑपरेटर बताया हुआ है, ये प्रीफिक्स है, काउंट के पहले लगा हुआ है प्लस प्लस, और यहाँ पे पोस्टफिक्स बताया है, काउंट के बाद लगा हुआ है पोस्ट प्लस प्लस, सही है। ठीक है। When two unit operate to the same operand, the association is right to left. Okay, अगर तुम्हारे पास ये लग रहा है, दो यूनियरी ऑपरेटर्स लग रहे हैं सेम ऑपरेंड पर, तो एसोसिएशन क्या है, राइट टू लेफ्ट है, यानी कि पहले काउंट प्लस प्लस होगा
और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में हो जाएगी। सही है। सही। असाइनमेंट एज एन एक्सप्रेशन, 3 स्लाइड और इन लैंग्वेजेस जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट रिजल्ट स्टेटमेंट example reads character from input, assigns to and compares with assignment as an expression. Oh, assignment as an expression. तुम्हारे पास एक्सप्रेशन के अंदर ही असाइनमेंट यूज हो रहा है तो इसलिए असाइनमेंट एज एन एक्सप्रेशन है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि गेट कैरेक्टर कर रहा हो और उस कैरेक्टर को कहाँ रख रहा है, सी में, सही और फिर वो चेक कर रहा है कि तुम्हारे पास एंड ऑफ फाइल तो नहीं पहुंच गया। तो बेसिकली एक्सप्रेशन के अंदर असाइनमेंट है तो इसलिए असाइनमेंट एज एन एक्सप्रेशन कह रहा है। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, पोटेंशियल प्रॉब्लम, असाइनमेंट हैज लोअर प्रेसिडेंस देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, सो पैरेंथेसिस इज एसेंशियल। तुम्हारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी लोअर प्रेसिडेंस है इन वाले ऑपरेटर्स से। तो अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो वो एक्चुअली पहले गेट कैरेक्टर और ये कंपेयर हो रहा होता है एंड देन इक्वल्स टू सी एच हो रहा होता, लेकिन सिंस हमें ये करवाना था तो पैरेंथेसिस इज नेसेसरी। सही। Implications of risk and assignment, complex expression with side effects, assign अच्छा complex expressions with side effects हैं। Example a equals to b plus c equals to d minus b, sorry d divided by b minus 1, assign d to b p plus t is temp minus 1 to a, multiplier assignment, sum equals to count equals to 0, sets both 0, misusing equal instead of can lead to errors that cannot be detected by the compiler. Okay, तो तुम्हारे पास जो assignment as an expression है उसके potential problems, उसकी potential problems क्या है कि तुम्हारे पास हो सकता था कि यहाँ पर यूजर ये लिखना चाह रहा हो, सॉरी यूजर ये लिखना चाह रहा हो और लिख दिया उसने ये, और अगर कंपाइलर और तुम्हारी लैंग्वेज अगर असाइनमेंट एज एन एक्सप्रेशन अलाउ करी है तो फिर वो एरर नहीं देगी, राइट? तो रिलायबिलिटी कम हो रही है उससे। ठीक है, समझ आया? मल्टीपल असाइनमेंट्स, पर्ल फर्स्ट सेकंड थर्ड असाइन, ठीक है। पर्ल में क्या हो रहा है, मल्टीपल असाइनमेंट्स है, इवन ये पाइथन में भी होता है। पाइथन में क्या होता है, अगर मैं ये करता हूँ a कॉमा b इज इक्वल्स टू 2 10, तो a में असाइन हो जाएगा 10, a में की वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी और b की 10 हो जाएगी। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट हो रही है एक ही ऑपरेटर से। सही है। फाइनल स्लाइड, इम्यूटेबल आइडेंटिफायर्स स्क्रीन अटक गई। इन प्योर फंक्शनल लैंग्वेजेस फिर से अटक गए। कहाँ पे अटके हुए? एक सेकंड, तुम पढ़ाओ चाहे वो क्या आखिरी स्लाइड। हाँ। In pure functional languages, identifiers are names of values and cannot be reassigned. Example, ml value cost, binds cost to value cannot, basically तुम्हारे पास जो variables हैं वो change नहीं हो सकते in pure functional languages, जैसे कि schema में। सही, ये लिखा हुआ है आखिरी स्लाइड में। तो तुम्हारे पास यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर 7। बंद कर दो रिकॉर्डिंग।